नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में लेसन नंबर 2 का पार्ट 6 पढ़ेंगे साइंस में। तो लास्ट वीडियो में अपने जो श्वसन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था कि श्वसन तंत्र है किस प्रकार का, उसका डायग्राम होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ा। श्वसन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो आज अपने और उसके दो प्रमुख भाग अपने पढ़ लिए थे, जिसमें था नासा क्षेत्र, मुख और ग्रसनी के बारे में पढ़ा। आज अपने जो उसके आगे वाले भाग है, मतलब वो तीनों भाग कौन से थे, ऊपरी श्वसन तंत्र में आते हैं, जो फेफड़ों से मतलब अपने फेफड़ों के ऊपर वाला या जो बाहर से क्रियाएं करता है, जैसे नासिका ये बाहर एक क्रिया करेगी, उसके बाद मुख भी बाहर से श्वसन को ग्रहण करेगा और ग्रसनी ये गले में, जहां से अपना जो श्वास है आगे फेफड़ों में जाने के लिए जिन नलिकाओं से जुड़ जाती है वो निचले श्वसन तंत्र में आता है। वो तीनों भाग ऊपरी श्वसन तंत्र के थे। अब अपने पढ़ेंगे नीचे वाले श्वसन तंत्र के भाग कौन कौन से इसमें आते हैं निचले श्वसन तंत्र में। एक नंबर तो स्वर यंत्र है, ये ऊपर वाले भाग का ही हो गया। इसके बाद में नीचे वाली हो गई श्वास नली, श्वसनी, कुप्पिकाएं और श्वसनिका, ये सारे निचले श्वसन तंत्र के भाग हैं। तो ऊपरी श्वसन तंत्र में अपने दो भाग पढ़ लिए थे, आज एक है स्वर यंत्र, ये पढ़ेंगे। उसके बाद में निचला श्वसन तंत्र है, इसके प्रमुख भागों को अपने स्टार्ट करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं अपने स्वर यंत्र या लैरिंक्स। क्या होता है स्वर यंत्र या लैरिंक्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कितने प्रकार होते हैं इसमें, जो उपास्थियां जुड़ी होती हैं 9 प्रकार की होती हैं। और ये भोजन को जब अपने निगलते हैं, स्वर यंत्र या लैरिंक्स है, इसमें 9 प्रकार की उपास्थि होती है। जब भोजन को निगलते हैं तो निगलने के दौरान जो एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन बोलते हैं, यहाँ पाया जाता है घाटी ढक्कन, वो स्वर यंत्र का आवरण बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस का कार्य क्या है कि जो भोजन है उसको स्वर यंत्र में जाने से रोकना। तो स्वर यंत्र में क्या पाए जाते हैं? स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु नामक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। और जो स्वर रज्जु है ये श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं। जो स्वर रज्जु है ये क्या होती है? श्लेष्मा की बनी हुई झिल्लियां होती है, जो हवा के बहाव से, मतलब पतली झिल्ली होगी तो हवा अपने बोलेंगे या फिर हवा अंदर ग्रहण करेंगे, तो पतली झिल्ली हवा के बहाव से हिलती है। हिलने से क्या होता है? कंपकंपी पैदा होती है और कंपकंपी पैदा करने के बाद में अपने स्वर उत्पन्न करते हैं, क्योंकि अपने बोलते हैं तो बाहर से वायु को ग्रहण करते हैं और जो श्लेष्मा की झिल्लियां होती हैं वो कंपकंपी पैदा करती हैं और अपने में क्या स्वर उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये स्वर यंत्र है वो कार्य करता है। यहाँ डायग्राम में ये स्वर यंत्र का दिखा रखा आपको। इसके बाद में आता है अगला भाग, निचले श्वसन तंत्र के कौन से प्रमुख भाग हैं। तो बता दिए निचले श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं। सबसे पहले उसमें एक नंबर पड़ेगी श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं। तो श्वास नली किस प्रकार की होती है? एक नलिका रूपी संरचना दिख रही है आपको, जिसमें इस तरह से बलियां बनी हुई है, जिन्हें छल्ले बोलते हैं। तो अब अपने पहले इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यह करीब कितने इंच लंबी होती है? यह 5 इंच लंबी संरचना है। कितने इंच? 5 इंच लंबी नलिका रूपी संरचना होती है, जो कूट स्तंभी पक्षमापी, जो क्या कूट स्तरीय स्तर बने होते हैं। इसमें देखिए डायग्राम में स्तर बने हुए अलग, कूट स्तरीय पक्षमापी स्तंभाकार उपला। पक्षमापी यानी गति कर सकते हैं ये स्तंभ नीचे ऊपर की तरफ, तो पक्षमापी स्तंभाकार। अब स्तंभ के रूप में ऊपर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, तो स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित
जिसमें कि सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। देखो सी आकार के, रेखित सी आकार के ये छल्ले दिखाई दे रहे हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? श्वास नली में पाए जाते हैं। तो ये छल्ले श्वास नली में इस तरह से पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं? श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। तो इसके बाद में आगे आप क्या नोट करेंगे? ये छल्ले क्योंकि ये अस्थियों से बने होते हैं, तो अस्थि है वो उसके साथ में बीच में से ये नलिका है, ये इन अस्थियों से जुड़ी रहती है। तो एक तरह से ये पिचकने से रोकती है। तो इन अस्थियों का क्या कार्य है? ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। चिपकने से रोकते हैं। चिपकने से रोक देते हैं। इसके बाद में ये क्या कार्य करते हैं? और इसको सदैव खुला रखते हैं। मतलब चिपकने से रोकते हैं तो खुला ही रखेंगे इसे, तो श्वास नली खुली रहेगी इसमें। तो श्वास नली खुली रहती है। जो श्वास नली है ये स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है। श्वास नली क्या करती है? श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है। श्वसनी से मिलाती है। तो ये श्वास नली और श्वसनी आपस में स्वर यंत्र द्वारा फिर जुड़े रहते हैं तथा श्वास को गर्दन से कहाँ लेकर जाती है? श्वास नली क्या करती है? तथा श्वास को वक्षस्थल तक लेकर जाती है। तथा श्वास को गर्दन से वक्षस्थल में लेकर जाती है। वक्षस्थल में लेकर जाती है। तो इस तरह से अपने में श्वास है नासिका क्षेत्र में ग्रहण की। उसके बाद में मुख गुहा में श्वास पहुंची। मुख गुहा के बाद में लैरिंक्स में पहुंची। लैरिंक्स आगे श्वास नली है उसमें ले जाएगा। श्वास नली आगे श्वसनी में जुड़ी होती है। तो यहाँ अपने मुख से फेफड़ों तक या वक्षस्थल तक श्वास इस तरह से पहुंचती है। जो वक्ष गुहा में पहुंचती है तो श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है। वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में दिखती है। एक इस फेफड़े में चली जाएगी और एक इधर वाले फेफड़े में। तो वक्ष गुहा में पहुंचकर ये बाएं व दाएं फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और एक इसमें बाएं फेफड़े में चली जाती है। दोनों तरफ विभाजित हो जाती हैं। फिर इनमें के प्राथमिक श्वसनी होती है। आगे ये फिर श्वास नली के बाद में ये श्वसनी में विभाजित हो जाती है आगे जाकर। और फिर श्वसनी किसमें विभाजित हो जाएगी? श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा श्वसनी आगे किसमें? श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है तथा श्वसनी आगे जाकर छोटी छोटी उपशाखाओं में
बंट जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। तो ये छोटी छोटी श्वसनिकाएं होती है, इनके अंतिम सिरों पर क्या होती हैं? कुप्पिकाएं होती हैं जो वायु को शुद्ध करती हैं, और इनके सिरों पर कुप्पिकाएं पाई जाती हैं, कुप्पिकाएं पाई जाती हैं। तो ये अपने लैरिंक्स वाला भाग, उसके बाद में श्वास नली वाला भाग पढ़ा है कि श्वास नली किस तरह से बनी होती है। इसके बाद में अपने पढ़ते श्वसनी और श्वसनिका, ये किन भागों में बटी होती है। अगले भाग है ये दोनों। इसके बाद में आगे श्वसनी व श्वसनिका, इसके बारे में अपने थोड़ा बताया कि जो श्वास नली होती है वो आगे दो भागों श्वसनी में बंट जाती है, फिर प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर आगे यानी छोटी छोटी उपशाखाएं होती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहा जाता है। तो यहाँ आप नोट करेंगे श्वास नली आगे श्वसनी में बंट जाती है, वह फिर आगे श्वसनी है वो प्राथमिक द्वितीयक श्वसनियों में बंटकर आगे श्वसनिकाओं में बंट जाती है। और ये श्वसनिकाएं किसमें? फेफड़ों में एक जाल के समान फैली रहती हैं, मतलब पतली पतली नलिकाओं के रूप में जाल की तरह फेफड़ों में फैली रहती हैं। श्वसनी व श्वसनिकाएं मिलकर एक वृक्षमय संरचना बना देती है। डायग्राम में आपने देखा होगा वृक्ष के समान संरचना दिखती है, क्योंकि मुख्य शाखा उसकी श्वास नली होगी, दो शाखाएं श्वसनिकाएं, उनकी उप शाखाएं श्वसनीय और फिर श्वसनिकाएं हो जाती है। उस तरह से वृक्षमय संरचना बन जाती है। इनके अंतिम सिरों पर फूली हुई संरचना, वृक्ष में जिस तरह से पत्ती होती है उसी तरह से इसमें फूली हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कुप्पिकाएं कहा जाता है। ये कुप्पिकाएं गैसों के विनिमय में सहायक होती हैं। ये थे श्वास नली आगे श्वसनी और श्वसनिकाओं में किस तरह से बढ़ती है, उसके बारे में अपने इतना नोट करना है। फिर आगे फेफड़े। तो फेफड़े किस तरह के होते हैं, अपने किन किन अस्थियों से, इसमें क्या कुछ कौन से अंग पाए जाते हैं वो देखते हैं। फेफड़े किस प्रकार के होते हैं? लचीले और कोमल व हल्के गुलाबी रंग के दो एक दूसरे के रूप हैं, मतलब एक जोड़ी अपने में फेफड़ों की पाई जाती है, जो कहां पर? अपनी वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, जो वक्ष गुहा के दाएं व बाएं भाग में पाए जाते हैं। एक अपना दायां फेफड़ा होता है और एक बायां फेफड़ा। ये दोनों डायफ्राम या तनुपट, फेफड़ों के नीचे आपकी डायफ्राम होता है, तो मतलब ये मध्यपट भी बोलते हैं डायफ्राम को, उसके ऊपर स्थित होते हैं। और इनमें क्या असंख्य, मतलब जिनकी संख्या गिनी न जा सके, बहुत सारी संख्या में श्वास नलियां, कुप्पिकाएं व रक्तवाहिनियां होती हैं। दायां फेफड़ा है वो थोड़ा सा लंबाई में कम होता है बाएं से, लेकिन उसकी चौड़ाई क्या थोड़ी सी बाएं फेफड़े से ज्यादा होती है। तो दाएं फेफड़े लंबाई में थोड़े कम होते हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई अधिक होती है। इसके अलावा पुरुषों के फेफड़े होते हैं थोड़े भारी होते हैं। बायां फेफड़ा है वो दो खंडों में बंटा होता है, मतलब इस तरह से, ये आपको यहाँ बता देते हैं किस तरह से खंडों में बंटा होगा। तो जैसे ये फेफड़ा है यहाँ पर, और इसके दो खंड इस तरह से बंट जाएंगे। तो ये इस तरह से दो खंडों में बंटा होता है एक, और जो दूसरा अपना दायां फेफड़ा है, दाएं फेफड़े में क्या इस तरह से तीन खंड होते हैं। तो दाएं फेफड़े में दो खंड और बाएं फेफड़े में दो खंड और दाएं फेफड़े में कितने? तीन खंड होते हैं। अब इन खंडों में कई और उपखंड होते हैं, तो प्रत्येक उपखंड में आगे बहुत सारी कुप्पिकाएं पाई जाती हैं। और फेफड़े किससे बने होते हैं? स्पंजी ऊतकों से बने होते हैं। लगभग इनमें क्या, इन ऊतकों में 30 मिलियन कुप्पिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कुप्पिकाएं होती हैं?
कला की परत पाई जाती है। अपने देखा कि जो कुपिकाएं होती है वो कैसे गैसों के विनिमय में सहायता करती हैं। तो आज अपने इस वीडियो में इतना पढ़ेंगे। इसमें आज अपने क्या पढ़ा, स्वर यंत्र या लैरिंक्स क्या कार्य करते हैं, कैसे होते हैं। इसके बाद में श्वास नली के बारे में पढ़ा, फिर श्वसनी और श्वसनिकाएं इनके बारे में पढ़ा, और इसके बाद में अपने फेफड़े हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे जो श्वसन मांसपेशियां हैं और श्वसन क्रिया विज्ञान है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज जितना पढ़ाया आपने उसे नोट करना है और अपनी बुक में एक बार रिवाइज करना है। थैंक यू।